मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लासरूम घोटाले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी। इस पर आप नेता का बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। मामला कथित 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है। इस मामले को लेकर जब सिसोदिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे बीजेपी ने भी सहमति जताई। सिसोदिया ने कहा, यह भी एक तरह का रंग है। जब हम गुलाल लगाकर रंग बिखेर रहे हैं तो कुछ लोगों की जिंदगी में काला रंग है और वो काला रंग बिखेरेंगे। हमारी जिंदगी में चमकते रंग है, हम वो बिखेरेंगे। वहीं इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने बिल्कुल सही कहा। काला रंग दिल्ली की जनता ने 10 साल देखा, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनकी मंडली के सभी लोगों ने फैलाया और दिल्ली को इतना काला कर दिया कि दिल्ली की जनता बेहद परेशान हो गई और उन्हें बाहर भेजना पड़ा। प्रवीण खंडेलवाल ने आगे कहा, यह बिल्कुल तय है कि उन्होंने घोटाले भी किए और जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन्हें वापस जाना पड़ेगा। अब जब इस मामले की आगे जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की काली सच्चाई का काला रंग सामने आएगा और वो बेनकाब होंगे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से ज्यादा कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितताओं को उजागर किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मिली, जो सरकारी कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक द्वारा की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णय से संबंधित अपराधों की जांच या अन्वेषण से संबंधित है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने एक बयान में कहा कि भाजपा को दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा है। उसका एकमात्र एजेंडा लोगों की आवाज दबाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अभियान चलाना है। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी भूपेश बघेल ने गुरुवार 13 मार्च की बैठक को लेकर कहा कि संगठन को मजबूत करने का ये साल है। पार्टी ने इस बारे में निर्देश दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में माइक्रो लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। जल्द ही दूसरी मीटिंग होगी और आगे का एजेंडा तय होगा। पंजाब कांग्रेस को लेकर हुई बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू नहीं पहुंचे। इस मसले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, मीटिंग की सबको जानकारी थी, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए, लेकिन अन्य कई लोग भी नहीं आ पाए। इनमें कुछ अलग और नया नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2016 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और उसके अगले साल यानी 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो करीब 1 साल तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड को लेकर भी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं जब जिस राज्य में जाता हूं उसके बाद छापे पड़ते हैं। मैं छापे से नहीं डरता। सबसे ज्यादा छापे छत्तीसगढ़ में पड़े। अब मैंने पंजाब जाना शुरू किया तो फिर छापे पड़े। जब उनसे पूछा गया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, उस पर क्या कुछ रणनीति बनी, इस सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगदड़ मची है। वहां आम आदमी पार्टी की नाव डूबने वाली है, लेकिन कब तक डूबेगी पता नहीं। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव में पहली बार अपने निशान पर लड़ रही कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार हुई। इससे पहले कभी भी पार्टी ने नगर निगम का चुनाव अपने निशान पर नहीं लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस बार निशान पर लड़ने का फैसला लिया था। यह दांव उनके खिलाफ पड़ गया। पार्टी का एक ही उम्मीदवार वार्ड 20 से लिखी चपराना चुनाव जीते हैं। 46 में से सिर्फ 38 वार्ड में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 7 वार्ड नंबर 4, 7, 10, 12, 27, 28, 43 से प्रत्याशी टिकट देने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले। कांग्रेस के वार्ड नंबर 20 से एकमात्र प्रत्याशी लिखीराम चपराना ने 5251 मत प्राप्त किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी संदीप चपराना को 364 मतों से हराया। संदीप चपराना को 4847 मत मिले हैं। वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रचार के शुरू में ही भाजपा प्रत्याशी कुलदीप सिंह सैनी के पक्ष में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। कांग्रेस के 11 वार्ड में प्रत्याशी दूसरे और 10 वार्ड में तीसरे नंबर पर रहे। अन्य स्थानों पर बहुत पिछड़ गए। कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ सेल्फी शेयर की है।
कुछ दिनों पहले ही तिरुवनंतपुरम सांसद ने लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी, जिसके बाद केरल कांग्रेस के नेताओं ने उनकी आलोचना की और फिर पार्टी आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा था। केरल के राज्यपाल की ओर से डिनर का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में सीएम विजयन और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के साथ फोटो शेयर कर थरूर ने लिखा, ये इशारा हमारे राजनीतिक मतभेदों से अलग राज्य के विकास के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों के लिए अच्छा संकेत है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर 3 फोटो शेयर की, जिनमें सीएम विजयन और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के साथ सेल्फी भी शामिल है। ये फोटो राज्यपाल द्वारा दिल्ली में आयोजित डिनर के दौरान ली गई थी। केरल हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सांसद केरल के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे। शशि थरूर ने डिनर की मेजबानी करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा मंगलवार को सभी केरल के सांसदों को राज्य के सामने आनी समस्याओं और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए डिनर पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। थरूर के इस पोस्ट की टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में उन्होंने केरल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी। इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ा था, जबकि सीपीआईएम ने इसका स्वागत किया था। यहां तक कि केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी सार्वजनिक रूप से थरूर के लेख के आधार पर सवाल उठाया और बाद में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी उनसे बातचीत की थी। इस मामले को संभालने के लिए खुद राहुल गांधी ने शशि थरूर को दिल्ली बुलाया था और उनसे बातचीत भी की थी। बाद में कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि उनका आर्टिकल राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास नहीं था। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल कोर्ट ने समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने समन जारी किया। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स में है। बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर दिए बयान का खंडन किया, लेकिन कार्तिकेय पर कई बात को नहीं सुधारा। इस पर कार्तिकेय ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कार्तिकेय का आरोप है कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ की रैली में राहुल गांधी ने झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामला अब तक अनरजिस्टर्ड था, लेकिन कोर्ट ने इसे दर्ज कर लिया है। वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर अब पेश होने को कहा है। हरियाणा की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद से कांग्रेस का शहरी इलाके से भी पूरी तरह सफाया हो गया है। सूबे के विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने के 5.5 महीने बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर सिमट गई है, जबकि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने में सफल रही। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शहरी विकास चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की, तो कांग्रेस की स्थिति नील बट्टे सन्नाटा रही है। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी के चलते विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान से शहरी निकाय चुनाव में कोई सबक नहीं लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत ही हल्के अंदाज में लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव को शहरी निकाय चुनाव में न तो किसी मंच पर एक साथ देखा गया और न ही अलग अलग। ये नेता बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए। इस तरह कांग्रेस में गुटबाजी जस की तस बनी रही और शहरी निकाय में उतरे पार्टी उम्मीदवारों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस का शहरी इलाके से पूरी तरह सफाया हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कब सबक लेगी। प्रदेश के 38 शहरी निकाय क्षेत्रों में चुनाव हुए, जिसमें 10 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 23 नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष और पार्षद सीटें शामिल थीं। राज्य की 10 नगर निगम क्षेत्र में से 9 नगर निगमों में बीजेपी ने कब्जा जमाया और मानेसर नगर निगम सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। इसी तरह 5 नगर परिषद की सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और सभी 5 नगर परिषद पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके अलावा 23 नगर पालिका सीटों पर चुनाव में से 8 जगह बीजेपी ने जीती हैं, जबकि शहरों में 15 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 23 नगर पालिकाओं में से 14 पर बीजेपी ने कमल के फूल पर चुनाव लड़ा था, जबकि 9 नगर पालिकाओं में बीजेपी और कांग्रेस किसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसके चलते उन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिला तो कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस ने अपने कब्जे वाली 2 नगर निगम सीटों को भी गंवा दिया है। 5 साल पहले शहरी निकाय चुनाव हुए थे, उस समय नगर निगम की 9 सीटें थीं। इनमें से बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और 1 नगर निगम में निर्दलीय के महापौर चुने गए थे। इस बार किसी भी शहरी निकाय सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी है, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी 9 नगर क्षेत्रों में जीती है और मानेसर नगर निगम में उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से यहां निर्दलीय चुने गए मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के नाम पर वोट मांगे, उससे लग रहा है कि वो भी देर सबेर कमल के फूल में आस्था जता सकते हैं।
हरियाणा के सारे कांग्रेसी दिग्गजों के इलाके में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सोनीपत से लेकर रोहतक, सिरसा से लेकर गुरुग्राम तक बीजेपी ने जीत दर्ज की। हुड्डा परिवार के प्रभाव वाले रोहतक और सोनीपत नगर निगम सीट पर कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी। कुमारी सैलजा के प्रभाव वाले सिरसा और अंबाला में भी कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव के दबदबे वाले मानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र में भी कांग्रेस जीत नहीं सकी। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस के दिग्गजों का प्रभाव उनके इलाके में भी कम होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये सभी कांग्रेस नेता एक साथ ना ही कहीं प्रचार करते नजर आए और ना ही अपना दुर्ग बचाने में कामयाब रहे। नगर परिषदों में सिरसा की जीत संदेश देने वाली रही है। सिरसा में बीजेपी और हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने मिलकर साझा प्रत्याशी उतारा था। गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा नेशनल स्तर पर एनडीए का हिस्सा है। यहाँ बीजेपी व हलोपा के साझा उम्मीदवार शांति स्वरूप ने चुनाव जीता। सिरसा से ही कुमारी सैलजा सांसद हैं और ना ही विधानसभा में अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकी हैं और ना ही निकाय चुनाव में। ऐसी स्थिति कैप्टन अजय यादव की रही। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और अधिकतर शहरी निकायों में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उनके ही भरोसे छोड़ दिया था। रोहतक और सोनीपत नगर निगम को छोड़कर कांग्रेस नेता बाकी किसी शहरी निकाय में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नजर नहीं आए। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कहते हैं कि वो निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, इसलिए उन्हें हार का जिम्मेदार न माना जाए। बीजेपी को निकाय चुनाव में केंद्र और राज्य में अपनी सरकारों के होने के साथ साथ जन कल्याण के फैसलों का लाभ मिला है, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी गुटबाजी, संगठन की कमी तथा पार्टी नेताओं की निष्क्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कांग्रेस विधायकों ने इस चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं ली। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव प्रचार रोहतक तक सीमित रहा, जबकि वो सोनीपत में पार्टी प्रत्याशी के बहुत अनुरोध पर गए। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि वो हर चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते, वे सिर्फ बड़े चुनाव लोकसभा और विधानसभा पर ही फोकस करते हैं। नेताओं के प्रचार से दूरी से जनता में मैसेज गया कि कांग्रेस की खुद इस चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, ऐसे में उन्हें जिताया तो आगे काम भी नहीं होंगे। इस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार अपने दम पर ही मशक्कत करते नजर आए और जीत से महरूम रह गए। हरियाणा कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जिसके चलते उसे जीत का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। कांग्रेस उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा।